Starting with the glorious name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to the Grammar of Science. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक फुल बुक का एक एनालिसिस जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या कौन सी वो कैटेगरीज हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है वो फेडरल बोर्ड हमें गाइड करता है, या ओवरऑल आपकी बुक में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको किसी भी बोर्ड के लिए तैयार करने ज़रूरी हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक गाइडलाइंस ओपन कर ली है और जो ख़ास तौर पे फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, और जो दूसरे किसी भी उसके हैं रावलपिंडी बोर्ड या किसी और बोर्ड के हैं उनके लिए मैं अलहदा से साथ साथ बताती जाऊँगी। ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं। टोटल 3 कैटेगरीज़ में आपके एग्ज़ाम को डिवाइड किया जाएगा। इन 3 कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस किए जाएँगे। पहला जो है दैट इज़ नॉलेज बेस्ड। नॉलेज बेस्ड का मतलब है किसी चीज़ की डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, जो है एज इट इज़ आपको लिखना पड़ेगा। सेकंड वन इज़ अंडरस्टैंडिंग, यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। कोई ऐसी स्टेटमेंट आपको दे दी जाएगी जो कि डायरेक्ट नहीं होगी, इनडायरेक्ट होगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने एक प्लेट है उसके अंदर बिरयानी खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी उस बिरयानी को कहाँ कहाँ हजम करेगी। तो अब मैंने आपसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि आपका स्टमक किस तरह से काम कर रहा है, इंटेस्टाइन किस तरह से काम कर रही हैं, या आपके बाकी ऑर्गन्स विच आर एसोसिएटेड टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम वो किस तरह से काम करें, लेकिन मैंने आपसे इनडायरेक्टली पूछा बिरयानी। तो अब आपको पता है कि बिरयानी में चावल मौजूद हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन आपके माउथ से स्टार्ट हो जाती है एंड इट एंड्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर इसी तरह से प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होती है, जो कि आपके चिकन में होगा या दही जो आप बिरयानी के साथ खा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है टोटल कि आपके फूड में कौन से आइटम्स हैं। तो मैंने आपसे एक इनडायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है, वो जी अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन होगा। ठीक है। इसी तरह से एप्लीकेशन में आ जाता है, जैसे किसी भी डिजीज़ की जो ट्रीटमेंट है वो इस एप्लीकेशन में आ जाती है। आप अगर अपने लास्ट पार्ट को देखें अपनी बुक के, तो वहाँ पे हमने एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा है। इवन बायोटेक्नोलॉजी में इस हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी जहाँ पर हमें एप्लीकेशंस के हवाले से, यानी कि बायोलॉजी की फील्ड्स हमारी नॉर्मल डे लाइफ में किस तरह से अप्लाई हो रही हैं, हम उसके बारे में इस चीज़ में पढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ पर आप देखें रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, इसका एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसमें कुछ डेफिनेशंस या कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। इसलिए देखिए इन्होंने नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के बेस पर इधर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये वाला खाना खाली छोड़ा हुआ है। सेम केस है डिजीजेस का, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग इसलिए क्योंकि जब आप किसी डिजीज को पढ़ रहे होते हो तो आप उसकी डेफिनेशन पढ़ते हो, उसके कॉजेज पढ़ते हो और उसकी इफेक्ट पढ़ते हो या उसकी ट्रीटमेंट पढ़ते हो। तो ये एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें हम ऐसे खुद से नहीं कोई स्टेटमेंट पास करके कॉन्सेप्ट नहीं पूछ सकते बच्चों का। इसी तरह से डिजीजेस की कोई एप्लीकेशन नहीं होती, तो ये दोनों खाने खाली हैं। ठीक है। अब आप इम्यूनिटी को देखो तो उसमें नॉलेज बेस्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पर इस तरह से होगा कि जैसे मिसाल के तौर पर किसी बच्चे को एक जख्म लगा है, तो उस जख्म में सबसे पहले जो आने वाला सेल है वो कौन सा है। अब इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो दैट इज रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग। और इसी तरह से इम्यूनिटी में जो डिजीजेस से कॉम्बैट करने के लिए, या डिजीजेस जैसे हमने वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ा था, तो वैक्सीनेशन क्या है, एप्लीकेशन है, उसका उसका फायदा है। ठीक है। हमारी नॉर्मल डेली लाइफ में तो एप्लीकेशन जो है वो इसके अंदर आ जाइए। इसके अंदर कोई नॉलेज नहीं है, कोई ऐसे डायरेक्ट रट्टा लगाने वाली चीज़ नहीं है। नॉलेज आप ये समझ लें कि डायरेक्ट कोई चीज़ है जिसको आप रट्टा लगा रहे हो। अगर मैं इसकी एग्जांपल आपके इस प्रोवाइडेड उसमें नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन की करूँ, तो यहाँ पर कुछ आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें मैं आपको कुछ कंपोनेंट्स बताती हूँ कि जैसे यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। ये जस्ट एक क्वेश्चन है जो आपकी नॉलेज बेस्ड है, इसका आपकी एप्लीकेशन से या कॉन्सेप्ट से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर देखें, हाउ डज अ किडनी ट्रांसप्लांट हेल्प अ पेशेंट विद किडनी फेलियर। किडनी ट्रांसप्लांट किस तरह से करते, थोड़ा बहुत इसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा, किडनी ट्रांसप्लांटेशन कैसे होती है या उस हवाले से आपने लिखना है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। फिर यहाँ पर देखें कंपेयर मेन टाइप्स ऑफ डायबिटीज, तो यहाँ पर जस्ट आपसे नॉलेज के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये जस्ट नॉलेज का क्वेश्चन है। ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ पर ये देखें, ये जो एक्स वाई जी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये क्या है। अब ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है। फिर इस तरह से देखें, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन लैंड एनिमल्स। अब ये एप्लीकेशन है कि किसी ना किसी का फायदा कोई पूछ रहे हैं। ठीक है। तो ये आपकी एप्लीकेशन के हवाले से आ जाएगा। फिर यहाँ पर नीचे देखें, लिस्ट एनी 3 ट्रेट्स ऑफ पी प्लांट विद देयर कंट्रास्टिंग फिनोटाइप स्टडीड बाय मॉडल। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किस तरह से है कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ लिया गया, बल्कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसकी एप्लीकेशन बताई गई है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, नेम एंड गिव रोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस व्हिच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया बल्कि इनडायरेक्टली पूछा गया है, तो ये अगेन एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आई होप अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो मेन 3 कैटेगरीज हैं
नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, उनमें क्या डिफरेंस है? जैसे यहाँ पर देखिए नीचे, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स रिलेटेड टू, यहाँ पर पैथोजन है, यहाँ पर साल्मोनेला टाइफी और वो जो डिजीज कॉज करता है, डायरेक्ट आपसे नॉलेज पूछी जा रही है। नीचे देखें, व्हाट इज बीटी कॉटन एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन पाकिस्तान, तो ये अब इसकी जो है वो बीटी कॉटन की डेफिनेशन पूछी गई है और इसकी पाकिस्तान में एप्लीकेशन पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है इसका, नंबर 1 1 मार्क है इसका, दैट इज द नॉलेज, कि आप जस्ट बीटी कॉटन के बारे में बताएंगे वो है क्या। लेकिन आगे क्या पूछा गया, उसका फायदा पूछा गया है। नॉर्मली जो एप्लीकेशन में चीजें आएंगी ना, वो उसकी एप्लीकेशंस बेसिकली फायदे की तरफ नोटिफाई कर रही होंगी, तो वो आपको एप्लीकेशन का पता चल जाएगा। अब हम वापस जाते हैं अपने एसएलओ मॉडल के ऊपर। सॉरी, पहले हम ये देख लेते हैं कि आपका पेपर होगा किस तरह का। स्टूडेंट्स, आपके पेपर में स्टार्टिंग में एमसीक्यू होंगे, 12 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे और हर एमसीक्यू में कुछ आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे एंड यू नीड टू फिल वन सर्कल जो कि उसके रिलेटेड होगा। लेट्स सपोज आपको फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ए सही लग रहा है, तो आप ए को करेंगे। ठीक है, मैं इस फर्स्ट को नहीं पढ़ी, टाइम हमारे पास इतना नहीं है, लेकिन मैं सपोज कर रही हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज किसी भी क्वेश्चन का आंसर सी ठीक है, तो आप सी वाले सर्कल को फिल करोगे। सर्कल की फिलिंग बिल्कुल एक्यूरेटली होनी चाहिए, गलत मत कीजिएगा वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने ना लाज़मी अपना वो जो कैंडिडेट साइन एंड इन्विजिलेटर साइन, इन सारी चीज़ों को, इन सारी फिलिंग को पूरा करना है। यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखना है। अब किसी बच्चे का रोल नंबर लेट सपोज 15763 है, अगले खाने में वो 1 को फिल करेगा, अगले खाने में वो 5 को फिल करेगा। इस तरह से जो भी नंबर होगा उसके अकॉर्डिंगली उसको नीचे फिलिंग भी करनी है। इस तरह से वर्जन नंबर भी आपको बताएगा वो एग्जामिनर, तो आपने वर्जन नंबर भी यहाँ पर भी लिखना है और नीचे उसके अकॉर्डिंगली, जैसे पहला वर्जन का डिजिट 1 है तो आपने 1 को फिल करना है, अगले का जैसे 7 है तो 7 को फिल करना है। तो इस तरह से आपने वर्जन नंबर के अकॉर्डिंग फिलिंग कर लेनी है। तो पहला पार्ट हो गया 12 एमसीक्यूज एंड ईच एमसीक्यू विल कैरी 1 मार्क, विच मीन आपको ये एमसीक्यू सारे के सारे सॉल्व करने हैं, देयर इज नो चॉइस। ठीक हो गया। एमसीक्यू के लिए आपको एक समझे प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती है पूरी बुक की। खैर मैं साथ साथ आपको बता भी दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन बेसिकली कम्स इन द कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो जहां कहीं मैं क्वेश्चन नंबर 2 बोलूँ आपके जहन में आ जाए कि सारे शॉर्ट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन नंबर 2 के कितने पार्ट्स हैं टोटल, आप देख सकते हैं नीचे। इसके टोटल पार्ट्स हैं जी 11। यू नीड टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अब इसमें तीनों बेसिस पर आएंगी, एप्लीकेशंस भी आ सकती हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं यानी अंडरस्टैंडिंग के, और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और इस तरह से डायग्राम बेस्ड भी आपको नजर आ रहे हैं। अब इसमें हर क्वेश्चन में आपको चॉइस होगी। इससे पहले जो स्टूडेंट्स होते थे, जैसे जो हमारे ज़माने के बाद वाले, तो वहाँ पर हमें चॉइस नहीं मिलती थी इस तरह की हर क्वेश्चन में। तब डायरेक्ट जो है वो 15 या 14 क्वेश्चन होते थे, जिनमें से 2 छोड़ के हमें 13 के 13 सॉल्व करने पड़ते थे। लेकिन ये मैं एक नया मॉडल देख रही हूँ जिसमें देखें आपको हर क्वेश्चन के अंदर चॉइस है, इधर यू नीड टू सॉल्व द फर्स्ट पार्ट और द सेकंड पार्ट, जो दरमियान में और लिखा हुआ है। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई एक सॉल्व करें। दोनों के 3 मार्क्स है। ठीक है, यू कैन सॉल्व एनी वन। ठीक है, लेकिन ये है कि फर्स्ट चॉइस अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो एक अच्छा एग्जामिनर पर इम्पैक्ट पड़ता है, इसने सेकंड चॉइस को देखा नहीं है, फर्स्ट ही चॉइस सॉल्व कर दिया। लेकिन एनीवेज आप दोनों सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है इसका थर्ड पार्ट, दैट कंटेन्स 20 मार्क्स, और इस 20 मार्क्स में आपको क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6, तो अब आपके पेपर में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चंस में एमसीक्यू हैं जिसके 12 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसके 11 पार्ट्स हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 इंडिविजुअली लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 5 मार्क्स। अब यहाँ पर देखें, ये पहला फुल 5 मार्क्स का है, पूरा एक डिटेल्ड, लेट्स सपोज आपके पास एक वो है क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर देखें, इस क्वेश्चन को इन्होंने 2 में डिवाइड कर दिया। अब जहाँ पर 2 में होगा तो आपने उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स की वेटेज के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना होगा। जैसे यहाँ पर क्या मेंशन्ड है, लेट मी चेक इफ रिकॉर्डिंग इज ओके। ओके, यहाँ पर क्या है, रिलेट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद यूरिन फॉर्मेशन इन द ह्यूमन किडनी। पहले आपने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में बताना है और वो पार्ट्स बताने हैं जो कि यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं। बेसिकली बेटा ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे आप नेफ्रॉन का यूरिन फॉर्मेशन के साथ जो लिंक जोड़ेंगे वो 3 मार्क्स का होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स की वेटेज के अकॉर्डिंगली करेंगे। जैसे लेट्स सपोज स्टेट द कंसर्न लॉ and explain the inheritance pattern in dihybrid cross by taking example of seed shape and color in pea plant। अब देखें, जो नेक्स्ट आपने पैटर्न या ये जो इनहेरिटेंस वगैरह ड्रॉ किया है, ये जस्ट क्या होगा, ये 2+2 होगा। लेकिन पीछे जो उन्होंने एक डेफिनेशन पूछी हुई है वो 1 मार्क का होगा। ठीक है, इस तरह से आपने वेटेज के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जी आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर कुछ उन्होंने एग्जांपल दी हुई क्वेश्चन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन सारों को तैयार करें। मेरे हिसाब से आप इन सारों को तैयार करें, ये आपको फेडरल बोर्ड की ना ये पूरा मिल भी जाएगा आपको।
अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं जो इन्होंने इंपॉर्टेंट दिया हुआ कि हम कौन सा पार्ट किस चैप्टर से दे सकते हैं, कौन सा पार्ट किस चैप्टर से तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं है। बेसिकली वो चैप्टर में है ही नहीं। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी कि रिप्रोडक्शन के चैप्टर में आपको एप्लीकेशंस कम मिलती हैं या ना होने के बराबर मिलती हैं, तो आप रिप्रोडक्शन के चैप्टर में बेशक एप्लीकेशंस याद ना करें, वैसे उसमें हैं भी नहीं। ठीक हो गया। अब सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के मुताबिक मैं आपको बताती हूँ। जैसे लेट सपोज सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है एक क्वेश्चन नंबर 2 का कोई एक पार्ट आएगा, ठीक है। इन्होंने कहा है छठा पार्ट का सेकंड चॉइस आएगी, एस फॉर सेकंड चॉइस एंड एफ फॉर फर्स्ट चॉइस। तो सेकंड चॉइस और एंड पे उसके मार्क्स लिखे मैं ब्रैकेट के बाहर, दैट इज 3 कि एक क्वेश्चन आएगा जिसके 3 नंबर होंगे और वो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, वो यहाँ पर पीछे आपको नजर आ रहा है नॉलेज से आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ भी समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस है, वो ये कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आपके टोटल पेपर का 25% हिस्सा होंगे। यानी अगर टोटल 100 नंबर हैं, 100 में से 25 नंबर जो है वो सिर्फ नॉलेज को जाएंगे। लेकिन अंडरस्टैंडिंग या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को देखें कि ये मार्क्स कितने जा रहे हैं, 52% मार्क्स जा रहे हैं। इसका मतलब है जो आपके पेपर का मेजर पार्ट होगा वो कॉन्सेप्ट्स को जाएगा। जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे बायो को लेके, उसके ज़्यादा नंबर होंगे। और तीसरा जो एप्लीकेशन बेस्ड है वो हो जाएगा 23%। ठीक हो गया। इधर से हमें क्लियर हुआ कि सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे फोकस करना है। लेकिन आप नॉलेज एंड एप्लीकेशंस को छोड़े नहीं, ये दोनों भी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन क्योंकि ज़्यादा पार्ट अंडरस्टैंडिंग आएगा, तो जिस बच्चे ने सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं वो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे। जिस बच्चे को ये है कि उसे थोड़े से अच्छे मार्क्स लेने हैं, वो नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट दोनों, कॉन्सेप्ट्स एंड नॉलेज दोनों क्लियर करे। लेकिन जिस बच्चे ने फुल मार्क्स लेने हैं वो एप्लीकेशंस को भी देखेगा। अच्छा जी, अब हम आगे चले जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, यहाँ तक हमने बात कर ली वेटेज की। अब वेटेज के बाद हम वन बाय वन चैप्टर वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने कहा, ये देखें एक क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है फुल 3 मार्क्स का। दूसरा भी क्वेश्चन नंबर 2 विच मीन एक और शॉर्ट क्वेश्चन है। लेकिन पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखें, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है नॉलेज बेस्ड यानी जस्ट एक डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाएगी। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। एंड जो एमसीक्यू है वो भी इसका एप्लीकेशन में से आ सकता है। यानी कि फर्स्ट चैप्टर में जितनी भी एप्लीकेशन है वो एमसीक्यू के हवाले से तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आप अपने पास कहीं पर लिख लें। जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम को तैयार कर रहे हों तो आपने ये लाजमी देखना है कि एप्लीकेशन जो है वो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी, उसको आपको शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर करने हैं विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, एंड नॉलेज तैयार करनी है विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, वो आपने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रखना है। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपके चैप्टर में से इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर नॉलेज बेस में हम ढूंढेंगे ऐसा क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स का हो सकता है, जिसमें सिर्फ डेफिनेशन होगी। लेकिन अंडरस्टैंडिंग बेस पे हमें लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों देखने हैं। तो अब जी चले जाते हैं वापस। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन फुल 5 मार्क्स का होगा जो कि पार्ट्स में भी डिवाइडेड हो सकता है। तो यहाँ पर देखें तो नॉलेज बेस में शॉर्ट क्वेश्चन में ये आपके यहाँ तक नहीं, चलें आगे चल लेते हैं। सबसे पहले मैं इस पहले पार्ट को देख रही हूँ, ठीक है। ये जो पहला पार्ट है ये वाला, जस्ट फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 का छठा पार्ट जो कि सेकंड चॉइस हो सकती है, 3 मार्क्स का होगा, जो कि नॉलेज बेस्ड होगा। तो हम सबसे पहले नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन चैप्टर 1 में से आ सकते हैं। नॉलेज बेस में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट मुझे लगा दैट इज लाइवरी ग्लैंड। ये हैं भी 3 लाइवरी ग्लैंड जो कि आपको इधर नजर आ रहे हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड पैरोटिड ग्लैंड्स। ये नॉलेज बेस है, जैसा आपने इनकी डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। इसी तरह से लिवर का फंक्शन जो है वो नॉलेज बेस्ड है। इस तरह से गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियाज दोनों नॉलेज बेस्ड हैं। ये सारे ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ठीक है, नॉलेज बेस्ड में। अच्छा, पेरिस्टालिसिस नॉलेज बेस्ड है, पेरिस्टालिसिस का प्रोसेस क्या है। फिर आगे जो केमिकल ये सारी डाइजेशन है, इसमें आप कहीं भी, अच्छा बाइल के बारे में आ सकता है, बाइल क्या चीज़ है तो बाइल के बारे में आप बता सकते हैं। इसी तरह पेंक्रियाटिक जूस के बारे में बता सकते हैं। ये सारे नॉलेज बेस्ड हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किसी एक चीज़ की एब्जॉर्प्शन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन में आ सकती है, लेकिन उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, रोल ऑफ लिवर भी नॉलेज बेस्ड में आ सकता है, ये आ सकता है। फिर नेक्स्ट आप चलें तो डिसऑर्डर में नॉलेज बेस्ड में कोई भी डिजीज आ सकती है। ज़्यादा जो चांसेस हैं नॉलेज बेस्ड में वो डिजीजेस के होते हैं, ठीक है। तो आप डिजीजेस को एज इट इज़ एक्सप्लेन कर सकते हो नॉलेज में। तो अभी तक ये हो गया हमारा नॉलेज बेस पे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमें। नेक्स्ट कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग बेस पर एक लॉन्ग एंड एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब हम अंडरस्टैंडिंग बेस पे देखें तो अंडरस्टैंडिंग बेस पे डिजीज को छोड़ देंगे, आप अपने इधर से नहीं करना। हाँ, अंडरस्टैंडिंग बेस में विलाय आ सकता है। वो कहीं आपसे पूछ सकते हैं कि आपके जो ओवरऑल प्रोसेस है, फ्लो है, वो किस तरह से चल रहा है, तो ये फ्लो आपको पता होना चाहिए। मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। फिर इसी तरह से स्टमक के अंदर जो डाइजेशन है वो किसी तरह से अंडरस्टैंडिंग पे पूछ सकता है कि एचसीएल का क्या काम है, या यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हजम हो रही हैं, आपने खाना खाया
उस खाने में जो जो चीज़ें मौजूद थी वो आपके स्टमक में कैसे हजम हो रही हैं, ये स्टमक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है। फिर ये पीछे अंडरस्टैंडिंग में इधर से पीछे से कुछ भी नहीं खास है, इधर से कुछ भी नहीं अंडरस्टैंडिंग में। हाँ, आपके जो ये डिफरेंट टाइप्स के ये हैं टीथ हैं, इधर से आपका अंडरस्टैंडिंग का एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इस हवाले से यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन के टोटल पार्ट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है या कॉन्सेप्चुअल है उसके हवाले से आ सकता है। तो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन लॉन्ग बनेगा वो आपकी डाइजेस्टिव के हवाले से ही बनेगा कि आपके ज़्यादातर मुझे जो चांसेस लग रहे हैं वो स्टमक के लग रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आपको डाइजेस्टिव का पता होना चाहिए कौन सा पार्ट किस जगह पर जाकर हजम हो रहा है, कौन सा पार्ट किस जगह पर हो रहा है, ठीक है। स्वेलविंग भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपको कोई ये भी स्वेलविंग एंड स्टमक ये दो मैं अपनी तरफ से प्रपोज कर रही हूँ, आप लोगों ने ओवरऑल मैकेनिज्म जरूर समझ लेना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, और इन्हीं में से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने कहा हुआ है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में हमारे पास मतलब किसी भी चीज़ की कोई भी फ़ायदा वो पूछा जा सकता है, या किसी भी चीज़ को हम कैसे ट्रीट करें या प्रिवेंट करें ये पूछा जा सकता है, उस हवाले से ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। वैसे एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया कि एमसीक्यू आएगा, तो एमसीक्यू आपने इस पूरे में से एक एप्लीकेशन बेस्ड कर लेना है, जस्ट वन एमसीक्यू। उसके लिए आपको प्रूफ रीड करना पड़ेगा एक दफ़ा पूरा चैप्टर, लेकिन जो एमसीक्यू होगा वो क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड होगा तो आपने ज़्यादातर किसी ना किसी का फ़ायदा देखना है, किसी ना किसी का क्या फ़ायदा हो रहा है आपकी बॉडी में, ठीक हो गया। जैसे आपकी टीथ है, टीथ में जैसे लेट्स सपोज कैनाइन क्या कर रहे हैं, ठीक है, या इंसीजर्स क्या कर रहे हैं, मोलर्स प्रीमोलर्स क्या कर रहे हैं, तो ये इसका फायदा है, तो ये एक मार्क का एमसीक्यू आ सकता है। आपको इसके लिए ना एप्लीकेशन के लिए लॉन्ग क्वेश्चन इस डाइजेस्टिव सिस्टम में तैयार करने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चैप्टर हम देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर क्या है। अच्छा जी, एक्सरसाइज आप एज इट इज इंपॉर्टेंटली करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम में देख लेते हैं कि क्या क्या उन्होंने कहा हुआ है। सर्कुलेटरी सिस्टम में स्टूडेंट्स नॉलेज बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कहीं पर आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो देखते हैं वो कौन सा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हार्ट का ही है, जिसमें आप हार्ट के बारे में बताएंगे कि हार्ट ओवरऑल क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, या हार्ट की क्या क्या चीज़ें हैं, या हार्ट का मतलब वो कॉन्सेप्ट इस तरह से पूछा जा सकता है जिसमें हार्ट से रिलेटेड जो है वो एक फ्लो चार्ट है। आपसे पूछा जा सकता है कि आपका ब्लड किस जगह से जैसे हार्ट के किसी एक पार्ट से ब्लड निकला है तो उसने आप कौन सा साइकिल पूरा करना है, तो वो पूरा साइकिल आपको बताना पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप ओवरऑल हार्ट का पूरा कर लें स्ट्रक्चर फंक्शन, लेकिन क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है तो यहाँ पर आपको ना देखेंगे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, तो यहाँ पर आपको भी एक जगह बता दी जाएगी जहाँ पर ब्लड मौजूद है, उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि उसका साइकिल किस तरह से फ्लो करेगा, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपसे लेट सपोज इस जगह पर अब आपसे कह दिया जाएगा कि जी अभी ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो इसके बाद वो कहाँ कहाँ घूमेगा, तो आप इसका पूरा साइकिल बनाएंगे कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड किधर किधर जाएगा। तो ये आपका आ जाता है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, ठीक है। अच्छा, आर्टिकुलर एंड वेंट्रिकुलर सिस्टम में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है, जस्ट इनकी डेफिनेशंस है। जो फ्लो है उसका उसमें अंडरस्टैंडिंग्स आ सकते हैं। इसी तरह से पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो डिफरेंस है वो किसी तरह से और मोड़ के आपसे पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ब्लड का क्या रोल है आपकी पूरी बॉडी में, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, लेकिन ये लॉन्ग में नहीं आ सकता तो इसलिए छोड़ें। और नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल नहीं है, डिजीजेस कभी भी कॉन्सेप्चुअल नहीं होती, ठीक है। इसी तरह से हार्मफुल इफेक्ट्स ये कभी भी कॉन्सेप्चुअल नहीं हो सकती, तो कॉन्सेप्ट आपका कहीं ना कहीं हार्ट या उसके जो पूरी बॉडी में वो जो ब्लड फ्लो करा रहा है यहाँ पर है, तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। क्योंकि मैंने पूरी बुक को एट वन टाइम नहीं देखा, मैं आपके साथ ही देख रही हूँ, तो मेरे ख्याल में यही है। नेक्स्ट अब चलते हैं इसका जो अंडरस्टैंडिंग में मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताया था अभी। अच्छा, अब चलते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। तो शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का या वन शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ सकता है, और एक एमसीक्यू भी 1 मार्क का आ सकता है। एमसीक्यू का तो कोई तुक्का नहीं लग सकता, आपको पूरी प्रूफ रीडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉर्ट क्वेश्चन जो 9th पार्ट है उसकी फर्स्ट चॉइस में एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होगा यानी कॉन्सेप्चुअल इन नेचर होगा, तो उसके लिए अब आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली चीज़ आप क्या कर सकते हो कि इसको ना हम चलें ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। कॉन्सेप्चुअल के लिए लॉन्ग मैंने आपको एक ही ऑप्शन बताया है, जो हार्ट है या उससे रिलेटेड ब्लड फ्लो है वो आएगा, ठीक है।
मतलब चांसेस ज़्यादा हैं उसके। लेकिन अब अगर कंसेप्चुअल की बात करें तो आपसे ये पूछा जा सकता है, आई डोंट थिंक सो आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज में कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के लेवल पर, लेकिन स्टिल किसी भी सेल को अगर ब्लड देना हो तो वो आ सकता है। अच्छा, यहाँ पर मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, पल्मोनरी जो, ओके, यहाँ पर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स का कि जी रेड ब्लड सेल का कोई भी फंक्शन करेंगे और कहेंगे कि इसको रिलेट करें रेड, मतलब इससे फंक्शन इस तरह से पूछा जाएगा, आपको नहीं पता होगा कि रेड ब्लड सेल के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन आप उसको फिर ब्लड ब्लड सेल से रिलेट करेंगे। इसी तरह से जैसे लेट सपोज आपको ये कहा जाता है कि आपको एक जख्म लगा है, उस जख्म में सबसे पहले कौन से सेल्स आएंगे, आपको यहाँ से जो है वो न्यूट्रोफिल्स का पता है कि न्यूट्रोफिल सबसे पहले जाते हैं, इनगल्फ करते हैं पैथोजेंस को, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 3 मार्क्स का बन सकता है। जो टाइप्स हैं ब्लड सेल्स की, जो टाइप्स हैं, इन तीनों को आपने बहुत अच्छे से करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनाती हैं, बन सकता है। इसी तरह से ब्लड क्लॉटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका ब्लड क्लॉटिंग का। ठीक हो गया। हार्ट में मैंने आपको कहा ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड है, ये उसी लॉन्ग क्वेश्चन के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, ये डिजीजेज या इसमें अंडरस्टैंडिंग का नहीं आ सकता, यहाँ पर कोई अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन, इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नहीं आ सकता। जो डिजीजेज आप जो है ना, इधर से आप बेशक देखिए, इसमें एप्लीकेशन के हवाले से कोई चीज़ नहीं आ रही, अंडरस्टैंडिंग के हवाले से आ रही है। हाँ, डिजीज में इस तरह से आ सकता है कि जैसे लेट्स सपोज एक बंदा है, उसको ये सिम्टम्स हैं, तो उसको क्या बीमारी हो सकती है, तो आप उसको कह सकते हो कि ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। इस तरह से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है किसी बीमारी को एक्सप्लेन करने का। तो अभी तक मैंने आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट इस चैप्टर के भी बता दिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, मैं इस चीज़ को इधर से स्किप कर गई। अच्छा, तो अच्छा, एप्लीकेशन में अब हम चलते हैं इसी चैप्टर की। एप्लीकेशन के हवाले से सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें सारी डिजीज आ जाएंगी। देखें यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, तीनों 3 हैं। सारी डिजीजेस को आप इसको याद करें, इसकी सारी डिजीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें मैं एक चीज़ क्योंकि ओवरलुक कर गई, यहाँ पर प्लीज़ आप ये देखिएगा, ये बोर्ड ये वाला हुआ था, मुझे वहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, हार्ट या उससे एसोसिएटेड जो फ्लो है ब्लड का वो ओवरऑल आएगा, लेकिन जो एप्लीकेशन के सवाल हैं वो सारे डिजीजेज में से या जो ऊपर टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स हैं उसमें से आएंगे। जो टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, तो टाइप्स ऑफ ब्लड सेल को बहुत अच्छे से आपने तैयार करना है, क्लॉटिंग को बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्लॉटिंग का जो पूरा स्टेप है उसको, और फिर इसी तरह डिजीजेस को, ये लास्ट पार्ट के लिए, एप्लीकेशन के पार्ट के लिए। अब चलते हैं थर्ड वाले चैप्टर पर। चैप्टर नंबर 3 इज अबाउट रिस्पायरेटरी सिस्टम। हम ये देखते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम में कैसे चल रहे हैं। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में सबसे पहले नॉलेज का क्वेश्चन जो वो आएगा, और नॉलेज के क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं। तो नॉलेज क्वेश्चन में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। नॉलेज के क्वेश्चन में आपको किसी भी चीज़ की जो है वो डेफिनेशन या उसके बारे में जो उसकी एक्सप्लेनेशन है वो पूछी जाएगी। जैसे लेट्स सपोज मैं आपसे नॉलेज का क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर नहीं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कॉन्सेप्चुअल में आएगा। यस, यहाँ पर ये जैसे टेबल बना देंगे आपके सामने और ये कहेंगे कि इंस्पायर्ड एयर में ये चीज़ कितने परसेंट है, तो इस टेबल को आपने अच्छे से याद करना है। ठीक है, ये टेबल उस हवाले से इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के हवाले से। फिर इसी तरह से आपसे नॉलेज के हवाले से पूछा जा सकता है कि क्या सिम्टम्स हैं ब्रोंकाइटिस के, लेकिन क्योंकि ये 3 मार्क्स का होगा तो कोई लंबी चीज़ पूछेगी, जैसे निमोनिया के बारे में बताएं, दैट्स इट। एज़मा के बारे में बताएं, दैट्स इट, दैट इज़ नॉलेज। ठीक है, लंग कैंसर के बारे में बताएं, दैट्स इट, दैट इज़ नॉलेज। तो ये इंपॉर्टेंट है उस हवाले से। ठीक है, जो शुरू में 2-3 पेजेस थे वो मैंने खुद ही स्किप किए क्योंकि उसमें नॉलेज बेस्ड कुछ बनता नहीं है। इन जगहों पर बनता है जहाँ पर डिजीजेज आ गई, जहाँ पर ये कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड आ गई, यहाँ से अब नॉलेज बेस्ड कुछ नहीं बनता, ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड बनता है। फिर लंग्स थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। हाँ, लंग्स में कोई खास एक पार्ट पूछा जा सकता है, लेकिन वो भी मुझे उतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है, जो अगले पार्ट्स हैं उनमें ज़्यादा उम्मीद है। तो आपने इधर जो चीज़ तैयार करनी है नॉलेज बेस में शॉर्ट क्वेश्चन में, वो यहाँ पर कोई से भी 3 कंपोनेंट पूछ के उनकी इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड ईयर के बारे में पूछ लेंगे, 1.5 मार्क्स के, या फिर किसी एक डिजीज की एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, पूछ लेंगे। ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट हम रिस्पायरेटरी में देखते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस पर। तो अंडरस्टैंडिंग बेस पर एक एमसीक्यू आ सकता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। गुड। जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा मुझे लगता है वो लॉन्ग क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आया तो ये वाला आएगा। जी, लॉन्ग क्वेश्चन वाला पार्ट किधर गया, मैं आपको बता, ये वाला, दिस वन, ब्रीद इन ब्रीद आउट, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और एमसीक्यू तो ओवरऑल आपको स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग की बेस पर इस पार्ट में से भी आ सकता है जो मैंने आपको बताया, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर से भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बना के पूछ सकते हैं, या फिर आपसे वो पूछ सकते हैं
नो, इधर से नहीं, इधर से नहीं, एयर पैसेज में से नहीं, फेरिंग्स या लेरिंग्स के दरमियान में से इधर से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स का, अंडरस्टैंडिंग की बेस पर, ठीक है, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स के अंदर से। फिर अगर कोई और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जो कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा। नहीं, और मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा डिजीजेज, आप अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो आप डिजीजेज तैयार करें। ओके, एप्लीकेशन की बेस पर कुछ नहीं आ रहा तो ज़्यादा डिजीजेस की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इस चैप्टर में से कर लेंगे तो उनके लिए बहुत आसानी होगी। और जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं वो ऑब्वियसली जो मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो डिजीजेज हैं वो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट हम चैप्टर देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट चैप्टर है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में से देखते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। यूरिनरी सिस्टम में से एक एमसीक्यू आएगा नॉलेज बेस्ड पर, लाजमी एक एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू को हम डिस्कस नहीं करें, अंडरस्टैंडिंग बेस पे एक लॉन्ग एंड एक शॉर्ट आ सकता है, एप्लीकेशन बेस पे कुछ नहीं आएगा। अब हम देखते हैं कि एक लॉन्ग एंड एक शॉर्ट क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस पे, कॉन्सेप्चुअल बेस पे किस तरह से आता है। क्योंकि ज्यादा वर्थ जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग की है, कॉन्सेप्ट्स की है, तो इसलिए यूरिनरी सिस्टम वाला चैप्टर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें अब हम एक शॉर्ट एंड एक लॉन्ग देखते हैं। ये स्ट्रक्चर है, इधर से आपको कॉन्सेप्ट कम ही आते हैं अक्सर, ठीक है। फंक्शन में कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन फंक्शन में ज्यादा अच्छे आते हैं। तो जो नेफ्रॉन की फंक्शनिंग है या यूरिन की फॉर्मेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन। ये जो इसके स्टेप्स है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये पूछा पूछा जा सकता है। अब डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन करें कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है। वो क्या पता ये कह रहे हो कि वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है, आप बताएं किस जगह पर हो रहा है। सॉल्ट निकल रहा है, आप बताएं किस जगह पर निकल रहा है। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, आप बताएं किस जगह पर हो रहा है। तो वो उसके हवाले से आपको लॉन्ग बनाकर पेश करना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है, ये टेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो पिछले चैप्टर में जो टेबल बताया उससे ज्यादा ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग वाला। लेकिन क्योंकि ये एक नॉलेज बेस्ड है तो इसलिए मैं वैसे है कि वो ये पूछ पूछ सकते हैं कि लेट सपोज आपके इस जगह पर और इस जगह पर जो भी आंसर उनमें कितना फर्क था, वो आप इस टेबल से तैयार करोगे। अच्छा, ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग वाला, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड वाला। ये ऑस्मोरेगुलेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्चुअल के हवाले से आ सकता है। किडनी फेलियर को तैयार कर लें, किडनी फेलियर कॉन्सेप्चुअल हवाले से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डायलिसिस एप्लीकेशन में आता है तो इधर से एप्लीकेशन नहीं आएगी, आप एप्लीकेशन ना करें, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है पीछे वो आपको पता होना चाहिए, ये पिक्चर के हवाले से देख के कर लें, क्योंकि इसमें से कोई कॉन्सेप्ट आ सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट में से कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता इसमें, क्योंकि एप्लीकेशन नहीं है, वरना किडनी ट्रांसप्लांट इंपॉर्टेंट होता, लेकिन इसमें कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट्स नर्वस सिस्टम में देख लेते हैं कैसे आएगा। नर्वस सिस्टम आ गया जी हमारे पास, किधर आया है, कोऑर्डिनेशन का है नर्वस सिस्टम, लेट मी चेक दिस। ओके, नर्वस सिस्टम में हमारे पास आ गया है, सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम पे चले जाते हैं। नर्वस सिस्टम अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन चले हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू नॉलेज है, यहाँ पे आपको याद करनी पड़ेंगी चीज़ें। जो एमसीक्यू है वो देखें, दो एमसीक्यू नर्वस सिस्टम में ऐसे आ सकते हैं, और फिर दो शॉर्ट क्वेश्चन भी नर्वस सिस्टम में आ सकते हैं। नॉलेज बेस्ड पे कौन से वो दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि नर्वस सिस्टम में आ सकते हैं, हम इनको देखते हैं। क्योंकि दो हैं तो मैं फिर यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस दूंगी आपको, ठीक है। पहला जो आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस नॉलेज बेस्ड, वो आपका ये प्रोसेस आ सकता है कि कहाँ से ये स्टिमुलाई शुरू हुआ और कहाँ तक रिस्पॉन्स पहुंचा, ये आ सकता है, ठीक है। फिर आ सकता है किसी भी ब्रेन के एक पार्ट की डेफिनेशन टाइप, यानी कि डेफिनेशन ये उसके क्या पार्ट्स हैं ब्रेन के, जैसे लेट्स सपोज 4 ब्रेन के सब पार्ट्स, जैसे यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट भी नजर आ रहा है। फिर इसी तरह से इन ये सारे सब पार्ट्स आ गए। फिर न्यूरॉन की डेफिनेशन नॉलेज बेस्ड पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने न्यूरॉन को लाजमी करना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, एक एक नंबर का, सेंसरी मोटर एंड इंटर न्यूरॉन का डिफरेंस भी आ सकता है। स्टिमुलस थोड़ा सा एक समझ लें कि वो उसी फर्स्ट का पार्ट है, तो वहीं से आपको तैयारी हो जाएगी। ये नर्व इम्पल्स शॉर्ट में नहीं आ सकता, ये सारा पार्ट शॉर्ट में नहीं आ सकता।
साइनैप्स शॉर्ट में नहीं आ सकता। न्यूरोट्रांसमीटर्स शॉर्ट में जस्ट नेम्स पूछे जा सकते हैं, तैयार कर लें। रिफ्लेक्स एक्शन शॉर्ट में नहीं आ सकता, तो शॉर्ट में ऊपर वाला ही पार्ट है, ठीक है। इस तरह से एंडोक्राइन में किसी एक ग्लैंड का जस्ट फंक्शन पूछा जा सकता है, उसकी लोकेशन पूछी जा सकती है, ठीक है। या ओवरऑल जैसे थायराइड ग्लैंड के बारे में, पैराथायराइड ग्लैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। गुनेड्स, जस्ट गुनेड्स, ठीक है, नॉलेज की बेस पर। तो नॉलेज की बेस पर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने का मतलब ये है कि यहाँ से आपको ज्यादा अच्छे शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने चाहिए नर्वस सिस्टम में से, ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। नर्वस सिस्टम में से एप्लीकेशन बेस्ड, सॉरी अभी हम अंडरस्टैंडिंग पे एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, और एक ही क्वेश्चन है जो इस पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है, दिस वन, नर्व इम्पल्स 5 नंबरों का एक अच्छा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से ये तैयार करना है, ठीक है। सैनैप्स इसके साथ एसोसिएटेड है, लेकिन वो 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ सकता। इसी तरह से रिफ्लेक्स एक्शन विद डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। एंडोक्राइन में कोई ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन बन नहीं रहा, सिवाय ये कि सारों के फंक्शन पूछ लें, लेकिन क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग है तो इसमें नहीं पूछते, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में ही है ना, हाँ यस, अंडरस्टैंडिंग में। तो जो मैंने ऊपर बताए, जिनमें पहला पार्ट जो है दैट इज फ्रॉम द रिफ्लेक्स आर्क एंड नर्व इम्पल्स, जहां पर आपकी ये सोडियम एंड पोटेशियम पंप बनता है, ये वाला, ये दोनों लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, तो इनको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एप्लीकेशन बेस्ड में एक एमसीक्यू और एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। एप्लीकेशन में ज्यादातर तैयारी करें आप इसकी एंडोक्राइन सिस्टम की, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी का फंक्शन पूछ लिया जाएगा, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मतलब मदद करता है, इस तरह से ना आप किसी ना किसी इसका फंक्शन पूछा, तो इसके फंक्शंस जो हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं, इन सब के फंक्शंस बहुत अच्छे से आपको तैयार हों। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए किसी एक ग्लैंड के बारे में आपसे पूछा जाएगा, उसका फंक्शन क्या है आपकी बॉडी में, ठीक है। अब शॉर्ट इसमें मैं अगर चलें एक तुक्का अब लगाती हूँ आप लोगों के लिए, तो जो आपके गुनेड्स हैं, सॉरी जो पेंक्रियाज है, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एज एक्सोक्रीन एंड एंडोक्रीन दोनों के तौर पे हेल्प कर रहे हैं ना आपकी। और फिर गुनेड्स, ये 2 इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन की बेस पर, लेकिन आप सारे याद करो क्योंकि ये मेरा तुक्का है, तो तुक्के अक्सर गलत भी हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कौन सा है? नेक्स्ट इज एनिमल रिप्रोडक्शन। एनिमल रिप्रोडक्शन पे हम देख लेते हैं किस तरह से इन्होंने डिवीजन दी हुई है। एप्लीकेशन कोई भी इसमें नहीं आएगी, लेकिन आप देखें नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो अब देखते हैं कौन सा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और कौन सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो जी नॉलेज बेस्ड में किसी एक पार्ट की, जो कि मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। किसी एक हार्मोन का फंक्शन पूछा जा सकता है, जैसे एलएच क्या काम करता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस तो आती है शॉर्ट क्वेश्चन में, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस क्योंकि थोड़ा बड़ा है, तो चलें ये दोनों भी शॉर्ट में इतने ज्यादा, एक सेकेंड, इसमें लॉन्ग है कोई रिप्रोडक्शन में? नो, देयर इज नो लॉन्ग क्वेश्चन। वाओ, आपको पता है कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं तैयार करने, तो ये दोनों लॉन्ग के पार्ट है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। लेकिन इसमें से थोड़ी करके डेफिनेशन पूछ जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इज अगेन इंपॉर्टेंट, इंटरनल एक्सटर्नल, ये शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंस कंपैरिजन इसका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा, तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा जी, शॉर्ट क्वेश्चन में क्योंकि मैकेनिज्म है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो मैकेनिज्म में से कोई क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। बाकी आपको बडिंग एंड बाइनरी फ्यूजन का डिफरेंस पता हो, पार्थिनोजेनेसिस का पता हो, पार्थिनोजेनेसिस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, विद रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग। फिर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, तो आप ये वाले बेशक मेल एंड फीमेल लॉन्ग क्वेश्चंस मत करें, बेशक ना करें। अच्छा जी, सेक्स डिटर्मिनेशन में प्रोबेबिलिटी, ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन है ना, एक्स एक्स वाई वाई, ये एक अंडरस्टैंडिंग का शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट हम चलते हैं, कौन सा चैप्टर है? नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस। तो अब हम इनहेरिटेंस को देख लेते हैं, इसमें क्या है। ये ओवरऑल डिवाइड हुआ हुआ है, क्योंकि इसमें नॉलेज बेस्ड भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है और एप्लीकेशन भी है। नॉलेज बेस्ड में एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हम नॉलेज बेस्ड को देखते हैं। नॉलेज एंड एप्लीकेशन बेस्ड पे शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर एक दफा लॉन्ग क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्चुअल देख लेंगे। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग पे कौन से वो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं?
नॉलेज एंड एप्लीकेशन बेस पे, अंडरस्टैंडिंग नहीं एप्लीकेशन, नॉलेज एंड एप्लीकेशन पे वो दो शॉर्ट क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं। अच्छा, किसी भी एक चीज की डेफिनेशन, क्रोमोसोम के पार्ट्स, जस्ट वो लेबल करने के लिए आपको दे देंगे क्रोमोसोम के पार्ट्स, ठीक है। फिर इस तरह से जीन, एलीन एंड लोसाई, इनकी डेफिनेशन नॉलेज बेस्ड है। जीनोटाइप फिनोटाइप में डिफरेंस नॉलेज बेस्ड है। मेंडल ने क्यों ये 7 करेक्टर्स चूज किए, क्यों पी प्लांट को चूज किया, तो आप इसके अंदर ये ये तो खैर कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन अच्छा, मेंडल की जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों लॉज इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन। बस, तो अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो कि कॉन्सेप्चुअल होगा, तो उसमें सिर्फ ये आ जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस को आप बहुत अच्छे से करें, अगर आप डाई हाइब्रिड क्रॉस अच्छे से करेंगे तो आपको मोनो हाइब्रिड ऑटोमेटिकली पता लग जाता है। F1 जनरेशन, F2 जनरेशन का पता हो तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन डाई हाइब्रिड क्रॉस का आ सकता है। कोई भी आपसे डाई हाइब्रिड क्रॉस वो बनवा सकते हैं, ठीक है, जिसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आएगा। अच्छा, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस के कम चांसेस हैं, लेकिन इसको भी तैयार कर लीजिएगा। आपने एक बार डाई हाइब्रिड किया, मोनो हाइब्रिड खुद आपको पता चल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन नहीं आ सकता उसमें अंडरस्टैंडिंग में, कॉन्सेप्चुअल में, कि उसने क्यों ये सिलेक्ट किए 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स। लेकिन पीछे से जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताया उसमें क्रोमोसोम के पार्ट्स वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर है जी डिजीजेस का। तो डिजीजेस में देख लेते हैं क्या चीज आएगी। डिजीजेस में ज्यादा क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड है, इसमें अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल का कोई नहीं है, तो हर डिजीज का आपको पता हो शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है, डिजीजेस का आपको पता हो। शॉर्ट 2 क्वेश्चन एंड 2 एमसीक्यूज आ सकते हैं। एमसीक्यू के लिए आपको अगेन सारी तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ कौन से इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पीछे इस तरह का बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई 3 आ जाएंगे और उसके सामने बताया जाएगा, इसकी डिस्क्राइब करें या इसको वो करें। क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड है तो इसमें आपको ना इसके सामने लिखना होगा कि इसका कौन सा, जैसे लेट सपोज वो टाइप साल्मोनेला टाइप ही लिख देते हैं और पीछे पूछते हैं कि उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है या उससे कौन सी बीमारी होती है, तो वो 3 के सामने कर देंगे और 3 के सामने आपको उसकी बीमारी लिखनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको तैयार कीजिएगा, ठीक है। फिर ये बैक्टीरियल, फंगल एंड प्रोटोजोन पैरासिटिक जूनोसिस या ये वर्म जूनोसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। वेक्टर की डेफिनेशन 1 नंबर की आ सकती है, इसको याद कर लीजिएगा। कोविड-19 क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, इसलिए इस शॉर्ट में मुझे नहीं लगता। अच्छा, एड्स के कॉजेटिव एजेंट के बारे में हो सकता है, या ये जो क्लिनिकल स्टेजेस हैं एड्स की, स्टेज 1 2 3 4, ये इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज का सच नहीं आता, लेकिन डिफरेंस आ सकता है टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज में। टाइप 1 टाइप 2 टाइप डायबिटीज और ये गेस्टेशनल डायबिटीज, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर डिजीज को देखें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन यह है कि किसी एक डिजीज का 1 या 2 नंबर का आ सकता है कि इसके क्या सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स के हवाले से प्लांट डिजीज को आप याद कर लें। एंटीबायोटिक्स के सोर्स शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। बस, ये क्योंकि शॉर्ट ही क्वेश्चन थे, इसमें लॉन्ग नहीं है, तो आप डिजीजेस वाले में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन, कोई लंबा क्वेश्चन तैयार ना करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी में आप देखें तो अंडरस्टैंडिंग भी है और एप्लीकेशंस भी हैं। इम्यूनिटी पे चले जाते हैं। अब अंडरस्टैंडिंग का कौन सा क्वेश्चन है। अंडरस्टैंडिंग का एक शॉर्ट ही क्वेश्चन है और एप्लीकेशन का भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अंडरस्टैंडिंग में देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, आपकी बॉडी के कौन से सेल्स किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के तौर पे बना के आपके सामने आ जाएगा, जिसमें ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पेज नंबर 117 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से पेज नंबर 118 भी हर कॉन्सेप्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर ये 119, ये 3 पेजेस 117 118 119 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को आपका ना एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन आएगा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का। वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वैक्सीन की ये वाली चीज है ना, ये जो ग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेप्ट्स। एलर्जीज विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेप्ट नहीं इंपॉर्टेंट, नहीं इंपॉर्टेंट, एलर्जीज नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉलेज की बेसिस पर आपको पता होना चाहिए कौन सी एलर्जी किस टाइप करके है। नेक्स्ट चले जाते हैं, नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी।
बायोटेक्नोलॉजी में नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको पता है सारे या तो कॉन्सेप्ट्स हैं या तो एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन के हवाले से इसको बहुत अच्छे से तैयार तैयार करना है आपने। हाँ, कॉन्सेप्चुअल एक लंबा क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्सेप्चुअल वो कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में से आएगा। दिस वन, क्लोनिंग। क्लोनिंग वो लॉन्ग क्वेश्चन है जो आ सकता है। इंसुलिन की प्रोडक्शन उसी क्लोनिंग के अंदर आ जाएगी। अच्छा जी, जीन एडिटिंग इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें एग्जांपल्स के तौर पे आपने टैलेंस को, क्रिस्पर को, इनको मॉडिफाई करना है। तो ये भी एक दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि कॉन्सेप्ट्स के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। नहीं, एग्रीकल्चर में कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है। फार्मास्यूटिकल में भी नहीं है, नीचे नहीं है। जेनेटिकली मॉडिफाइड एक्वाकल्चर्स एंड फिशरीज को देख लीजिएगा, लेकिन नहीं लगता। बायो रेमिडिएशन का आ सकता है लेकिन कम इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स के हवाले से। कॉन्सेप्ट्स के हवाले से बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं तो बायो रेमिडिएशन को थोड़ा सा देख लें, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पीछे मैंने आपको इंसुलिन की प्रोडक्शन या क्लोनिंग वाला जो पार्ट है ना उसको बहुत अच्छे से करें आप, क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट है। फिर इस तरह से क्रिस्पर केस टेक्नोलॉजी को मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है चैप्टर के अंदर, लेकिन क्रिस्पर केस क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आ सकता, एक शॉर्ट से क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग बेस पर आ सकता है, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन चलें आप ना, ये जो एडवांटेजेस है ना जेनेटिक एडिटिंग के, ये लॉन्ग क्वेश्चन में किसी ना किसी तरह से ना मोड़ के आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको आने चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी में नेक्स्ट आ जाता है दो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें फिर क्रिस्पर का आ जाता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में क्रिस्पर, ये जो जीन एडिटिंग है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अब आपने ये तैयार करना है विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट क्वेश्चन एंड विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पर जो आपके प्लांट्स के अंदर जितनी भी डिजीज हैं वो कम इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आप इनकी विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन के हवाले से आप कर सकते हैं। अच्छा, फार्मास्यूटिकल ड्रग की डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट जो है वो जो यहाँ पर ये जो आपसे पूछा जा रहा है ना एप्लीकेशन, तो ये इसके एप्लीकेशन का इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एप्लीकेशन के हवाले से मैं आपको ओवरऑल बताती हूँ। पूरा चैप्टर दो क्वेश्चन है एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में दो क्वेश्चन है, चलें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है तो मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ। एप्लीकेशन में जो पहली चीज है, जीएम क्रॉप्स। जीएम क्रॉप का फायदा पता होना चाहिए, ये इसका बैसिलस thuringiensis का, ये जितने भी इसके आगे से पार्ट्स हैं ये बताऊं, ये छोड़ दें इसको, ये भी छोड़ दें। सॉल्ट टॉलरेंस इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्ट टॉलरेंस एप्लीकेशन में। पेस्ट कंट्रोल इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस, बायोसेंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन में। बायोसेंसर को याद कर लें आप, इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन वाला मैंने आपको लॉन्ग में बता दिया है तो शॉर्ट में इधर नहीं है। नो 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 नो, क्रिस्पर केस 9 की एप्लीकेशन आ सकती है लेकिन नहीं, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये मैंने लॉन्ग में आपको बता दिया, तो इस शॉर्ट में आप बेशक ना करें। अच्छा जी, एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक वाला इंपॉर्टेंट है, डेयरी लाइव स्टॉक, दिस इज इंपॉर्टेंट। मेरीन एंजाइम्स ये भी इंपॉर्टेंट है। बायोफ्यूल्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू बायोफ्यूल, जो कि आएगा एज शॉर्ट क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा चैप्टर है जी। अच्छा, बायोस्टैटिस्टिक्स एंड डाटा हैंडलिंग ओवरऑल इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है और इसमें कोई एज सच वो भी नहीं है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी नहीं है, लेकिन चलें हम इसको देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग। ये देखें, मैंने बोला ही है तो सामने देखें लिखा हुआ आगे अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा आएंगे। अंडरस्टैंडिंग में इसका लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो चलें देखते हैं कौन सा लॉन्ग एंड कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इसमें। तो ये जो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ है ना, इसके हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है।
यहाँ पर आपको कोई भी केस दे दिया जाएगा जिसका मीडियन, मीन, मीडियन एंड मोड निकालना पड़ेगा, तो वो अंडरस्टैंडिंग के हवाले से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये इसके एप्लीकेशन में आ जाता है। लेट मी चेक, दिस इज हैविंग अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन में एक आपको केस स्टडी दी जाएगी जिसका आप मीन, मीडियन एंड मोड निकालोगे। एंड अंडरस्टैंडिंग बेस पर बायोस्टैटिस्टिक्स के यूज नहीं आएंगे, लेकिन कोई ना कोई इस तरह के अंदर से पूछा जाएगा जिसका आप बायोस्टैट लगाओगे। तो लगाने के लिए रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको इस तरह का एक क्वेश्चन लंबा बना के दे दिया जाएगा जिसका मीन, मीडियन एंड मोड निकालेंगे आप, तो वो अंडरस्टैंडिंग बेस में आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग में मीन, मीडियन, मोड वाले को अच्छा करें विद एग्जांपल्स। इसकी एक्सरसाइज आप अच्छे से कर लें, इसकी एक्सरसाइज इन क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट होगी। स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर आपको पता हो तो मेजर मेजर जो क्वेश्चन आ रहे थे वो अंडरस्टैंडिंग की बेस पर आ रहे थे। सिर्फ एक डिजीज वाला क्वेश्चन था जिसमें आपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं तैयार करने, बाकी सब में आपको आ जाएगा। अब हम वर्थ वाइज देख लेते हैं कि चैप्टर वाइज कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें तीनों तरह के सवाल आएंगे वो यहाँ पर दो हैं। पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन का। ये दोनों चैप्टर्स आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें, यानी मेजर पार्ट्स जो हैं वो इन्हीं दोनों में से आएंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर तीसरा आप मुझसे पूछेंगे तो दैट विल बी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजर इसमें जो है वो अंडरस्टैंडिंग का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। कोऑर्डिनेशन, इनहेरिटेंस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से आपने तैयार करना है। ये तीन वो चैप्टर हैं, अगर ये आप तैयार कर लेंगे तो ऐसा बच्चा जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता वो ये तीन चैप्टर तैयार कर ले, तो उसके ये आएंगे कि पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, ओवरऑल तो आपने सारी बुक ही तैयार करनी है, लेकिन इन तीन चैप्टर्स को आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है। अच्छा जी, तो मैंने ओवरऑल इनको ना डिवाइड कर दिया है कलर कोडिंग के साथ। तो जो रेड कलर के कोडिंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, इनहेरिटेंस एंड कोऑर्डिनेशन का बताया। जो ग्रीन वाले हैं वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपने करने हैं तो ये तीन चैप्टर्स हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसे चैप्टर्स को आप देखना चाह रहे हो जो मीडियम मार्क्स लेने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है, बायोस्टैटिस्टिक्स आ जाता है, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी आ जाता है। अब जो लीस्ट चैप्टर हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा नहीं भी तैयार करोगे, जो सबसे एंड पे बेशक आप तैयार कर लो, जिसके लिए आप कम टाइम छोड़ो, वो इम्यूनिटी है, डिजीज है और रिप्रोडक्शन है। ठीक हो गया। अब ये ओवरऑल आपकी एक मैंने एक साइकिल भी बना दिया जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस चैप्टर पर सबसे ज़्यादा आपने टाइम देना है। जिसमें जो रेड वाले हैं उनको सबसे ज़्यादा टाइम दें तैयार करने के लिए, उनको सही डिटेल से तैयार करें। फिर इसी तरह से जो ग्रीन वाले हैं उनको मीडियम टाइम दें, और जो येलो वाले हैं उनको आप बेशक एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, या उसमें से जो जो मैंने पार्ट्स बताए हैं उस तरह से तैयार कर लें। थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर योर पेपर्स स्टूडेंट्स। जैसे जैसे आप लोगों के मार्क्स है प्लीज़ हमें भी साथ साथ बताते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।